हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। मतलब यह है कि इस यूनिट में हम आ, आज का जितना भी लेक्चर होगा तो हेल्थ एंड डिजीज़ को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हेल्थ और डिजीज़ को जो है हम डिफाइन करेंगे और इस तरह से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारा हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है। At the end of this presentation, the student will be able to discuss the terms of health, disease, well-being. सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से, वेल-बींग के हवाले से, इलनेस के हवाले से, ठीक है। और इसको डिफाइन करेंगे कि हेल्थ किसे कहते हैं, डिजीज़ से क्या मुराद है, वेल बींग किसे कहते हैं, इलनेस से क्या मुराद है। तो इसको जो है आसान अल्फाज में हम डिफाइन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हम दूसरा जो काम है वो ये करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ काजेशन, काजेशन के हवाले से जो कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। काजेशन किसे कहते हैं, काजेशन से मुराद ये है कि जो डिजीज़ काज होती है, जो इलनेसेस होती है लोगों को, ठीक है, जो बीमारियाँ काज होती है, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ थ्योरिस्ट जो है उन्होंने अपना एक कंसेप्ट जो है पेश किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल थे इस यूनिट के लास्ट में। एग्ज़ाम के हवाले से वो मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे 2-3 एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं उन मॉडल से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अंडरस्टैंड द हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, मतलब वो तमाम फैक्टर्स जिससे हमारे सेहत में बेहतरी भी आ सकती है और हमारी जो सेहत है उसमें ख़राबी भी आ सकती है अगर हम उन फैक्टर्स का ख्याल ना रखें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ फील्ड में जो है हेल्थ को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो मुख्तलिफ फील्ड्स के ज़रिए हेल्थ की जितनी भी डिफिनीशन हुई है तो उसको जो है हम डिफ़ाइन करेंगे। हेल्थ इज़ इवोल्व ओवर द सेंचुरीज, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टिल नाउ आर, ठीक है। कहते हैं कि जो हेल्थ के हवाले से जितनी भी बातें हैं, तो हेल्थ के हवाले से जितनी भी बातें हुई है तो पुराने ज़माने से, जब से ये दुनिया जो है पैदा हुई है, जब से लोग जो है इसमें बसना शुरू किया है लोगों ने, तो तब से जो है हेल्थ के हवाले से बातें हो रही है और आज तक जो है हेल्थ के हवाले से लोगों का जो है मुख्तलिफ एक सोच है, मुख्तलिफ उनकी एक राय है, ठीक है। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट के हवाले से हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया गया है उस पर बात करेंगे। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के हवाले से हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। साइको सोशल कंसेप्ट के हवाले से हेल्थ की डिफिनीशन कैसे की गई है और होलिस्टिक कंसेप्ट के हवाले से जो है हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इन सारे कंसेप्ट को जो है हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे और इन सारे कंसेप्ट के बेस पर जो है हेल्थ को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के हवाले से आपको इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी कंसेप्ट हेल्थ इज डिफाइंड, मतलब हेल्थ को जो है मेजरली कितने कंसेप्ट के बेस पर जो है डिफाइन किया गया है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें एक हमारे साथ बायोमेडिकल कंसेप्ट है, दूसरा इकोलॉजिकल है, तीसरा साइको सोशल है और चौथा हमारे साथ होलिस्टिक है। तो 4 कंसेप्ट के जरिए जो है हेल्थ को डिफाइन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमेडिकल कंसेप्ट के हवाले से। बायोमेडिकल कंसेप्ट में क्या कहते हैं, बायोमेडिकल किसे कहते हैं, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिशनली health has been viewed as absence of disease, and if one was free from disease, then the person was considered healthy, ठीक है। This concept has the basis in the germ theory of disease. The medical profession view the human body as a machine, disease as a consequence of the breakdown of the machine, and one of the doctor task is repair of the machine, ठीक है।
बायोमेडिकल कंसेप्ट से मुराद ये है, बायो किसे कहते हैं, आप लोगों ने 1 क्लास से पढ़ा होगा कि बायो मीन लाइफ, ठीक है। तो बायो मीन बायोमेडिकल कंसेप्ट से बायोमेडिकल कंसेप्ट से मुराद ये है कि इस कंसेप्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात की गई है कि जब एक बंदा हेल्दी होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें वो इन्फेक्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते जिसकी वजह से इनको बीमारी लगती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली बायोमेडिकल कंसेप्ट में हेल्थ को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कोई भी शख्स जिसमें किसी किस्म की बीमारी ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज से मुराद ये है कि उनमें किसी किस्म की बीमारी ना हो, ठीक है। और जब उनमें किसी किस्म की बीमारी ना होगी तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहेंगे, इस तरह के लोगों को हम फिर हेल्दी कंसीडर करेंगे, सेहतमंद कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को जो है बेसिकली यही कंसेप्ट जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में भी डिस्कस की गई है, ठीक है। और ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है इसी यूनिट के लास्ट में हमारे साथ एक थ्योरी है जो कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के नाम से जानी जाती है, बहुत मशहूर थ्योरी है जिसको लुइस पास्चर ने जो है डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इसके हवाले से भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में हेल्थ को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कोई भी शख्स जिसमें किसी भी किस्म की बीमारी ना हो, वो डिजीज फ्री हो, उनमें किसी किस्म की बीमारी ना हो, डिजीज ना हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या कंसीडर करते हैं, हेल्दी कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर मजीद नीचे आपको यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें आपको बताया गया है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है, ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग को जो है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है इसको मशीन के तौर पर समझा जाता है, इसको मशीन जो है माना जाता है। और इसी तरह से जो बीमारियां ह्यूमन बीइंग को लगती है, जो डिजीजेस ह्यूमन बीइंग को लगती है, तो इन डिजीजेस को जो है इस मशीन में खराबी जो है समझी जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को जो है ये टास्क दिया जाता है कि वो इस मशीन में क्या करे, जो खराबी आई है तो उस खराबी को ठीक करे। काइंडली अपने माइक म्यूट कर दीजिए। तो इस मशीन में जो खराबी आती है तो इस खराबी को ठीक करने के लिए फिर हम कहाँ जाते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है फिर हमारी इस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक बायोमेडिकल कंसेप्ट है हेल्थ के हवाले से, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी, ठीक है। सिंपल अल्फाज में जब आपसे पूछे कि बायोमेडिकल कंसेप्ट के हवाले से या बायोमेडिकल कंसेप्ट के बेस पर हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो आपने सिंपल अल्फाज में कहना है कि कोई भी शख्स जिसमें किसी भी किस्म की बीमारी ना हो, वो डिजीज फ्री हो, तो इसको हम हेल्दी पर्सन जो है कंसीडर करेंगे। और यही कंसेप्ट जो है हमारे साथ बायोमेडिकल कंसेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट की तरफ। इकोलॉजिकल वर्ड जो है ये इकोसिस्टम से निकला हुआ है और इकोसिस्टम के बारे में भी आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम से मुराद ये है कि वो इन्वायरमेंट, वो माहौल जिसमें ह्यूमन बीइंग रहते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द जितना भी सराउंडिंग माहौल होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इको सिस्टम कहते हैं। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के हवाले से अगर हेल्थ की हम डिफिनीशन करें, ठीक है, फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, health is viewed as a dynamic equilibrium between human being and environment, and disease a maladjustment of human organism to the environment. सिंपल अल्फाज में इकोलॉजिकल कंसेप्ट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट में हेल्थ के हवाले से ये बात की गई है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पर इंसान, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाए, ठीक है, वो आसानी से उस माहौल को अडॉप्ट कर ले और उनको किसी किस्म की परेशानी जो है उस माहौल में पेश ना आए, ठीक है, और वो उस माहौल में आसानी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है वहाँ पर क्या होंगे, हेल्दी होंगे। इसी तरह से अगर एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक बंदा जो है, उनको बीमारी लगती है, तो बीमारी लगने
से मुराद ये होगा कि वो उस माहौल में जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वो उस माहौल में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो माहौल जो है उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनके लिए जो है कंफर्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको क्या हो जाती है, डिजीज लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ इकोलॉजिकल कंसेप्ट है हेल्थ की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्यूबोस के मुताबिक health implies the relative absence of pain and discomfort and a continuous adaptation and adjustment to the environment to ensure optimal function। ठीक है, ड्यूबोस ने हेल्थ के हवाले से जो बात की थी, तो वो ये की थी कि हेल्थ से मुराद ये है कि वो कंडीशन जिसमें जो लोग होते हैं उनको किसी किस्म की पेन ना हो, ठीक है, किसी किस्म के डिस्कम्फर्ट वो महसूस ना करे, और वो अपने माहौल में जो है आसानी से एडजस्ट कर रहे हो, वो अपने माहौल में आसानी से अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हो, उस माहौल का हिस्सा बन रहे हो, और अपने जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को फिर हम हेल्दी कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? ओके, गुड। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो तीसरा कंसेप्ट हेल्थ के हवाले से है वो है साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल, इस वर्ड को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। सोशल से मुराद क्या है, सोशल से मुराद मुआशरा है। ठीक है, और साइको से मुराद क्या है, माशरे में आपका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, आपका अपने फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है, अपने माशरे के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है, तो अगर वो कंफर्टेबल है, ठीक है, अगर वो जो है नॉर्मल इंटरेक्शन हो रही है, किसी किस्म की परेशानी आपको जो है उसमें दरपेश नहीं आ रही, ठीक है, और सब कुछ जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि आप माशरे की तरफ से आप पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है, तो माशरती तौर पर आप क्या होंगे, माशरती तौर पर आप हेल्दी कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो साइको सोशल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की जो डिफिनीशन हुई है, अकॉर्डिंग टू साइको सोशल कंसेप्ट, health is not only biomedical phenomena but is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors of people concerned। ठीक है, साइको सोशल कंसेप्ट में हेल्थ के हवाले से ये बात की गई है कि हेल्थ जो है इसका ताल्लुक जो है सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना से नहीं है, सिर्फ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं है, बल्कि हमारी जो हेल्थ है ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है मुतासर होती है, जिसमें एक जो फैक्टर है वो हमारा माशरा है, दूसरा फैक्टर साइकोलॉजिकल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल से मुराद ये है कि आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो सोच है, आप जिस तरह से सोचते हैं चीज़ों को, जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है। तीसरा आपकी कल्चर आ जाती है, जिस माशरे में आप रह रहे हैं तो उस माशरे के अपने तौर तरीके होते हैं, ठीक है, अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसी तरह से जिस माशरे में आप रहते हैं, अगर वो माशरा जो है इकनॉमिकली स्टेबल है या इकनॉमिकली वो अनस्टेबल है, तो इससे भी आपकी जो सेहत है उस पर असरात मुरतब होंगे। इसी तरह से पॉलिटिकल फैक्टर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। आप लोग आजकल जो है देख रहे होंगे कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है। ठीक है, जो सरबराहान है वो सिर्फ अपने सीटों की जो है फ़िक्र कर रहे हैं, और अपनी आवाम की किसी को भी जो है फ़िक्र नहीं है, और आवाम जो है वो आजकल के जो गरीब आवाम है तो वो दिन ब दिन जो है ख़बरें आती है कि जो शादीशुदा कपल होते हैं वो अपने बच्चों को पहले जो है मार देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी बीवी को मार देते हैं, और आखिर में खुद अपने आप को सूली पर लटका देते हैं। किस वजह से, गुर्बत की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से, ना इंसाफ़ी होने की वजह से। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे सेहत को। ठीक है, तो साइको सोशल कंसेप्ट में आपको ये बात बताई गई है कि हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिनास की वजह से मुतासिर नहीं होती, बल्कि इसमें हमारी जो माशरती, हमारे जो साइकोलॉजिकल, हमारे जो रस्मी, जो माशी और जो सियासी चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़्यादा हमारी सेहत को क्या करती है, मुतासिर करती है। ठीक है,
इसी तरह से होलिस्टिक कंसेप्ट को अब हम डिफाइन करेंगे। होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? दिस कंसेप्ट इज सिंथेसाइज ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट। ठीक है, मतलब यह है कि हमने इससे पहले जितने भी तीन कंसेप्ट डिफाइन किए, तो होलिस्टिक कंसेप्ट में ये तीनों कंसेप्ट जो है हमारे साथ मिल जाते हैं और ये तीनों कंसेप्ट कंबाइन होकर हमारे साथ होलिस्टिक कंसेप्ट को क्या करती है? बनाती है। ठीक है, होलिस्टिक कंसेप्ट की जो कंपोजिशन है, जो बनावट है, तो ये बायोमेडिकल कंसेप्ट, इसी तरह से जो दूसरा हमारे साथ है साइकोसोशल कंसेप्ट, और जो तीसरा हमारे साथ है, कौन सा कंसेप्ट में हमने डिफाइन किया तीसरा? एक बायोमेडिकल है, एक हमारे साथ साइकोसोशल है, और तीसरा इकोलॉजिकल। तो ये तीनों कंसेप्ट मिलकर हमारी जो होलिस्टिक कंसेप्ट है इसको क्या करती है? बनाती है। तो होलिस्टिक कंसेप्ट के हवाले से एक एमसीक्यूज ये भी आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि होलिस्टिक कंसेप्ट की जो कंपोजिशन है ये क्या है, मतलब होलिस्टिक कंसेप्ट में हमारे साथ कौन सी चीज़ें आती है? तो आप लोगों ने वो तीनों कंसेप्ट जो है उसमें मेंशन करनी है कि हमारे साथ बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट और साइकोसोशल कंसेप्ट मिलकर होलिस्टिक कंसेप्ट को क्या करती है? डिफाइन करती है। इसमें क्या कहती है? इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द हेल्थ। ठीक है, होलिस्टिक कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है कि हमारी जो माशरती, माशी, सियासी और जो माहौलियाती कंडीशन है, ठीक है, ये चारों चीज़ें जो है हमारे सेहत पर क्या होती है? असरअंदाज होती है। ये चारों चीज़ें जो है हमारे सेहत को मुतासिर करती है। ठीक है, अगर माशरती तौर पर आपका जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आपके रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं है, या माशरे में लोगों के साथ आप सही तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर रही, तो इसकी वजह से आप जहनी तौर पर जो है डिप्रेस रहेंगे। ठीक है, आप जो है परेशान रहेंगे, और इसी तरह से परेशानी की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो क्या होगी? इफेक्ट होगी। इकोनॉमिकली आप इस तरह से मुतासर हो सकते हैं कि अगर आपके पास जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है माशी वसाइल नहीं है, तो इसकी वजह से आप जो है बहुत सारी चीज़ों से महरूम रहेंगे, जिसमें आपके लिए जो सेहत की सहूलियात है उस तक रसाई हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप जो है खुराक को हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें होती है तो वो आपको मुहैया नहीं होगी, जिसकी वजह से आप इंतहाई डिप्रेशन का शिकार होंगे और आप इंतहाई कमज़ोर हो जाएंगे, और इस तरह से आपकी जो सेहत है वो क्या होगी? मुतासिर होगी। पॉलिटिकल जो है जो सियासी कंडीशन है उसके हवाले से ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया, और जो माहौलियाती है तो माहौल में ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको डिफाइन की, तो ये चारों चीज़ें जो है हमारी सेहत को क्या करती है? मुतासिर करती है। ठीक है, it describes health as multi-dimensional process involving the well-being of whole person in context of his environment। एग्जाम के हवाले से दूसरा एमसीक्यूज इस टॉपिक में ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कहेंगे कि इन द फॉलोइंग विच कंसेप्ट इज कंसीडर्ड एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ठीक है, मंदरजा झेल कंसेप्ट में कौन सा कंसेप्ट जो है उसको मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कंसीडर किया जाता है? तो होलिस्टिक कंसेप्ट जो है ये आपके पास मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस से मुराद ये है कि इसमें वो तमाम तीनों चीज़ें जो है आ जाती है, जिसको हमने अलग अलग डिफाइन किया था, अलग अलग डिस्क्राइब किया था। तो मल्टी मीन बहुत सारे, ठीक है, डायमेंशन मीन बहुत सारे फैक्टर्स। तो होलिस्टिक कंसेप्ट जो है ये आपको बहुत सारे फैक्टर्स के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है मतलब कंप्लीटली जो है इकट्ठे ही आपको क्या करती है? बताती है। ठीक है, कि हमारी जो सेहत है ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से मुतासिर हो सकती है या मुतासिर होती है। तो ये पॉइंट जो है अपने साथ नोट डाउन किया करें, जो एमसीक्यूज में आपको बताता हूँ। इसको ऑलरेडी मैंने अपने बुक में मेंशन किए हुए भी है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ नोट किया करें ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। हेल्थ को अब हम डिफाइन करेंगे। आईसीयू केयर आ सकता है होलिस्टिक में। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट तो ये हमारे साथ स्पेसिफिक में आता है ना। इस इंटेंसिव केयर यूनिट में तो हम
ओवरऑल चीज़ों को नहीं देखते, उसमें तो हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, और वो जितने भी जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर से भी वो क्या होता है, महरूम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आईसीयू में हम अपने जो पेशेंट होते हैं उनको दूसरे लोगों के साथ उनका मिलना जुलना जो है इतना ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ आईसीयू के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो पेशेंट होते हैं उनका इंटरेक्शन ज़्यादातर होता है। तो आईसीयू जो है ये आपके इसमें नहीं आता, जनरल वार्ड में आ सकता है, बिल्कुल जनरल वार्ड जो है ये आ सकता है। अच्छा जी, अब हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे, हेल्थ किसे कहते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डिफिनीशन कब की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डिफिनीशन है वो 1948 में की थी। क्या डिफिनीशन की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को इस तरह से डिफाइन किया था कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity is called health। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को बहुत सिंपल अल्फाज में डिफाइन किया था कि हेल्थ ये हमारे साथ किसी भी शख्स की वो कंडीशन होती है, स्टेट से मुराद वो हालत होती है जिसमें वो कंप्लीटली फिजिकली जो है वो क्या होते हैं, ठीक होते हैं, मेंटली तौर पर जो है वो ठीक होते हैं, माशरती तौर पर जो है वो बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बीमारी लाहक ना हुई हो या वो जो है किसी डिसेबिलिटी का शिकार ना हुए हो। ऐसे भी पेशेंट आपने देखे होंगे जो कि माजूर होंगे, ठीक है, जो कि बीमार होंगे, लेकिन बीमारी के बावजूद वो अपने रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ है उसको बिल्कुल नॉर्मली जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हम फिजिकली जो है हेल्दी कह सकते हैं। इसी तरह से माजूर लोगों को अगर आप देखें, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं, मतलब जो कि चलने फिरने से कासिर होते हैं या सुनने से कासिर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जहनी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हर एक काम को जो है सोच समझ कर करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप क्या कर सकते हैं, मेंटली तौर पर हेल्दी कह सकते हैं। इसी तरह से जो डिसेबल लोग होते हैं जो कि अपने आप को माशरे के साथ जो है एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और वो आइसोलेटेड नहीं होते और माशरे में हर तरह की जो एक्टिविटी है उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो सोशली भी इस तरह के लोग क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो इस डिफिनीशन का मतलब यह है कि एक तो हमारे साथ वो लोग जो कि फिजिकली भी, जहनी तौर पर भी और माशरती तौर पर, इन तीनों फैक्टर के लिहाज से वो क्या हो, मुकम्मल तौर पर ठीक हो। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात आपको ये बताई गई है कि ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे कि उनमें बीमारी तो होंगी, वो डिसेबिलिटी का शिकार तो होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो इन तीनों चीज़ों में बिल्कुल जो है नॉर्मली परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी आप क्या कंसीडर करेंगे, हेल्दी कंसीडर करेंगे। तो ये डिफिनीशन जो है आप लोगों ने इसको पानी की तरह याद रखनी है, और जिस तरह से मैंने आपको इसका मतलब बताया, तो इसी तरह से आपने इस बात को जो है याद रखनी है, तो फिर आपको ये डिफिनीशन याद रहेगी कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी इज कॉल्ड हेल्थ। तो ये डिफिनीशन किसने की थी, ये डिफिनीशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। एमसीक्यूज में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हेल्थ की डिफिनीशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी तो कब की थी, 1948 में की थी। या एमसीक्यूज आपको इस तरह से भी जो है ला सकते हैं कि आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफिनीशन है वो दी गई होगी और आपसे पूछेंगे कि इस डिफिनीशन को किसने जो है प्रपोज किया था। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि नैंडा, ठीक है। तो आप लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, मार्क करना होगा। इसी तरह से रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट की। रिस्क फैक्टर किसे कहते हैं, जनरली मैं आपको बताऊं रिस्क फैक्टर के हवाले से, रिस्क फैक्टर से मुराद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे एजेंट जिससे आप लोगों का जो है उस एजेंट से या उस चीज़ से आप लोगों का सामना हो जाए, और आमना सामना होने की वजह से फिर उस चीज़ की वजह से आप लोगों में बीमारी के पैदा होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाए, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिस्क फैक्टर्स कहेंगे, इन चीज़ों को हम रिस्क फैक्टर कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो है आप लोगों के साथ उसका आमना सामना हो जाए और आमना सामना होने के बाद फिर उसकी वजह से आप लोगों में बीमारी के फैलने का या बीमारी के काज होने का खदशा पैदा हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिस्क फैक्टर कहेंगे। काज जो है, काज ये हमारे साथ एक्चुअल होती है और रिस्क जो है ये हमारे साथ पोटेंशियल होती है। काज में हमारे साथ किसी किस्म का शक शोबा नहीं होता और रिस्क फैक्टर में हमारे साथ शक और शोबा होता है कि हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से अब ये बंदा जो है ख़तरे में हो, और काज में तो ऑलरेडी हमें पता होता है कि ये बीमारी जो है इनको इसी चीज़ से लगी हुई है, ठीक है। तो काज और रिस्क फैक्टर में हमारे साथ फैक्टर होता है। काज जो है ये एक्चुअल होता है और रिस्क फैक्टर ये हमारे साथ पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स की डिफिनीशन आपको दी गई है। रिस्क फैक्टर में कहते हैं कि रिस्क फैक्टर इज एनी एट्रीब्यूट, characteristic, or exposure of individual that increase the likelihood of developing a disease or injury is called risk factor, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसी एजेंट जिसका जो है आप जो है उसके साथ जो है आपका जो है उसके साथ आमना सामना हो जाए और उसके आमना सामना होने के बाद फिर आप में बीमारी के पैदा होने का खदशा हो। मिसाल के तौर पर हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है। कम्युनिकेबल डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारी जो कि एक से दूसरे को लगती है, ठीक है। तो उस पेशेंट की जो है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है। कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के बाद जो है मिसाल के तौर पर आप जो है थोड़ी देर के लिए उनके रूम चले जाते हैं या उनके जो यूटेंसिल है, उनके जो सामान है उसको आप थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ करने की वजह से अब आप जो है ख़तरे में हैं, अब आप जो है ख़तरे में हैं, आप रिस्क में हैं कि आपको भी अब क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिस्क फैक्टर कहेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर की समझ आ गई आपको क्या नहीं? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो नो सर। ओके गुड, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आर अंडरवेट, अनसेफ, okay, underweight, unsafe sex, have high blood pressure, tobacco and alcohol consumption and unsafe water, sanitation and hygiene। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट है। अंडरवेट से मुराद उनकी जो वेट है, बॉडी मास इंडेक्स हम अगर उनकी देखें, ठीक है, उनके हाइट के मुताबिक उनके वेट को हम मैयर करें और उनकी हाइट के मुताबिक उनका वेट जो है वो नॉर्मल ना हो, मतलब 18 से नीचे हो, ठीक है। तो 18 से नीचे होने के बाद फिर हम लोगों को क्या कंसीडर करेंगे, हम लोगों को अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से नीचे हो, उसकी वैल्यू जो है 18 से नीचे आ जाए, तो ऐसे लोगों को फिर हम अंडरवेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अंडरवेट होने की वजह से फिर इनको ख़तरा हो सकता है कि ये क्या हुए हो, मल नरिशमेंट का शिकार हुए हो, क्योंकि जब मल नरिश होंगे तो मल नरिशमेंट का मतलब यह है कि उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही। ग़िज़ा जब नहीं मिलेगी तो उनका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, नॉर्मल से डिक्रीज़ होगा और वो अंडर वेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अनसेफ सेक्स हो गए। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है खदशा होता है कि जो पेशेंट है उनको स्ट्रोक हो जाए, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है। टोबैको की वजह से खतरा होता है कि पेशेंट को जो है लंग कैंसर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, जिसमें जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें प्लेग जो है जमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मतलब वेसल जो है वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो टोबैको की वजह से पेशेंट जो है वो लंग कैंसर के खतरे का शिकार भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से उनको जो है एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। इसी तरह से उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उनको जो है स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे एक चीज़ की वजह से वो पेशेंट जो है बहुत सारी चीज़ों के ख़तरे में आ जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन है, ठीक है। इसी तरह से
साफ पानी ना पीने की वजह से जो है लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकती है, सैनिटेशन प्रॉपर निज़ाम ना हो या सफाई का जो है प्रॉपर ख्याल ना रखा जा रहा हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो पेशेंट है वो खतरे में होंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, एग्जाम्पल है रिस्क फैक्टर्स के, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ किसे कहते हैं? मैनी फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। डिटर्मिनेंट से मुराद वो फैक्टर, वो बातें जिसकी ना होने की वजह से या जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो सेहत है उस पर उसके बुरे असरात मुरतब होते हो, ठीक है, और हमारी जो कम्युनिटी है वो उससे बुरी तरह से मुतासिर होती हो। तो ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स कहेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब आप लोगों ने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट से मुराद फैक्टर्स, फैक्टर से मुराद वो बातें, ठीक है, वो बातें जो कि आपकी सेहत को बुरी तरह से मुतासिर कर सकती हो, तो उन बातों को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स कहेंगे या फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सर रिस्क फैक्टर और डिटर्मिनेंट में मेन डिफरेंस क्या है कि रिस्क फैक्टर जो है वो बस इसके अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर आएंगे और डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा सारे रिस्क फैक्टर मिलके डिटर्मिनेंट्स देखे, डिटर्मिनेंट्स और रिस्क फैक्टर में बुनियादी फ़र्क ये है कि रिस्क फैक्टर में जो भी बात हो रही होती है तो वो शक के बेस पर होती है, अंदेशे के बेस पर होती है। मतलब अंदेशा है कि इस बंदे को जो है इस चीज़ की वजह से बीमारी लाहक हो जाए, ठीक है। ख़तरा है इस बंदे को कि अगर ये बंदा जो है इस इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुआ तो हो सकता है कि ये बीमार हो जाए। जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि इसमें किसी शक व शोबे की बात नहीं होती, बल्कि इसमें बात जो है फैक्टर में सर हम एज एग्जांपल कैरियर की भी देख सकते हैं ना, जैसे एक पेशेंट को डिजीज है दूसरे को भी हो सकती है लेकिन उसको वो लेकिन हो नहीं रही है, आपसे स्प्रेड नहीं कर रहा वो, तो उसको कैरियर कहेंगे ना फिर। देखिए, कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर से मुराद ये है वो लोग जिनको बीमारी लाहक हुई हो और वो बीमारी उनसे दूसरे लोगों को लगने का खतरा हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं, ठीक है, जिनमें बीमारी पाई जाती है, ठीक है। सर इस फैक्टर में हमें डाउट होता है जैसे कि अंडर वेट हो तो हमें लग रहा होता है कि इस वजह से ये बीमारी होगी या अंडर वेट बिल्कुल, की वजह से, बिल्कुल, बिल्कुल अंडरवेट की वजह से पेशेंट जो है लेकिन वो, ऐसा तो नहीं होता जैसे हमें पता हो कि ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी कब नहीं बनती है तो हमें पता नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट से मुराद काज़, वजह, ठीक है, आपको ठोस सबूत पता हो। ट्यूबरकुलोसिस का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये टीबी जो है काज़ होती है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी टीबी की क्या होगी, डिटर्मिनेंट हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो पोलियो लोगों को काज, बच्चों को काज होती है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है, पोलियो वायरस हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो मीजल्स या चिकन पॉक्स काज होती है, तो उसके डिटर्मिनेंट क्या है, चिकन पॉक्स है, ठीक है। तो जो बीमारी काज हुई है उस बीमारी के जो वजूहात होते हैं जिसमें हमें किसी किस्म का शक व शोबा नहीं होता, तो इसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट या काज जो है ये हमारे साथ एक्चुअल होती है, ठीक है, मतलब असल हकीकत फैक्ट होती है, जबकि रिस्क फैक्टर जो है ये हमारे साथ पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल से मुराद ये है कि इसमें हमें कंफर्म पता नहीं होता, ठीक है, इसमें हम शक में होते हैं, जबकि तो एक्चुअल रिस्क फैक्टर वही फैक्टर होंगे ना जो मिलके डिजीज को और ज्यादा बढ़ा देंगे, कौन से? उन्हीं को कहेंगे ना हम लोग, मतलब रिस्क फैक्टर की वजह से ना, मतलब ऐसे फैक्टर जो मिलके डिजीज को और ज्यादा बढ़ा देंगे या स्प्रेड कर देंगे या और डेंजरस बना देंगे। डिटर्मिनेंट्स मेरे ख्याल में वो होंगे जो मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीजें हैं ना वो दोनों इंक्लूड हो जाएंगी, यानी वो हमारे लिए जी, जी, बेटर भी हैं बिल्कुल। और नेगेटिव भी जी, हैं। जी, लेकिन जो बिल्कुल। रिस्क फैक्टर्स हैं ना वो सिर्फ हमारे लिए साइड इफेक्ट कर देंगे और नेगेटिविटी की तरफ ही फैक्टर्स लेके जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल इस तरह से कह सकते मैं हैं। भी यही कह रही हूँ ना कि वो फैक्टर जो डिजीज को और ज्यादा स्प्रेड कर दे, बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल डेंजरस सही बना दे, वो बात है। रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। सही बात है, जैसे कि जी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक पेशेंट है जिनको कम्युनिकेबल डिजीज हुई है, सो अगर उस पेशेंट से आप दूर रहेंगे, ठीक है, तो आपको नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको वो बीमारी
होने का खदशा पैदा हो जाता है। अंदेशा सिंपल एग्जांपल है सर, जैसे हम वार्ड में पेशेंट अटेंड कर दें, अगर हैंड वॉश नहीं हम लोग करेंगे तो क्या बिल्कुल होगा, हम उसी गंदे हाथों से अगर हम खाना खा लेंगे, क्या वो बिल्कुल हमारी डिजीज, मतलब ये एक रिस्क फैक्टर में आ जाएगा ना, मतलब बिल्कुल हमारी रिस्क डिजीज फैक्टर में बढ़ा आ देगी वो। जाएगा। बिल्कुल अगर आपका जो सिंपल इम्यून इसकी सिस्टम है एग्जांपल वो है। वीक है तो इसकी वजह से। आगे है, आगे चलते हैं हम। चलिए ठीक है, गुड गुड। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ यहाँ पर आपको अब मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, ठीक है, माशरती तौर पर और माशी तौर पर अगर आप कमज़ोर है तो इसकी वजह से ज़ाहिरी तौर पर आपकी जो सेहत है, ठीक है, वो क्या होगी, बुरी तरह से मुतासर होगी। फिज़िकल हो गई, फिज़िकल से मुराद ये है कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, ठीक है, फिज़िकल में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती है। फिज़िकल में जो है आपकी मिसाल के तौर पर जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहाँ का जो आबो हवा है वो अगर साफ़ ना हो, ठीक है, तो साफ़ ना होने की वजह से आप की जो सेहत है वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से आपकी जो घर है, ठीक है, या आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर बहुत क्राउडेड, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग जो है कंजेस्टेड एरिया में जो है लोग बिल्कुल करीब करीब ले रह रहे हैं, तो इससे कम्युनिकेबल डिजीज़ का खदशा बहुत ज़्यादा होगा, इससे आप मुतासर हो सकते हैं। कम्युनिटी डिज़ाइन जो है वो सही ना हो, जैसे कि मैंने आपको कहा। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब जो व्हीकल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उसकी वजह से जो उससे धुआं निकलती है तो जिसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल जो है हमारी जो हवा है उसको क्या करती है, हमारे माहौल में जो हवा है, एयर है, उसको पोल्यूटेड करेगी, उसको आलूदा करेगी। और इसी तरह से हम फिर पोल्यूटेड एयर को जो है वो क्या करेंगे, उसको ब्रीथ इन करेंगे, जिसकी वजह से हमारी सेहत जो है बुरी तरह से मुतासर होगी। इसके अलावा पर्सन, इंडिविजुअल एंड करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, एक बंदा जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, ठीक है, अपनी सेहत को जो है वो कॉन्शियसली नहीं ले रहे, सीरियस नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से उनकी सेहत क्या होगी, ख़राब होगी। तो ये हमारे साथ हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, तो आपको इन तीनों में से एक दिया गया होगा तो उसको आपने क्या करना होगा, मार्क करना होगा, या आपको तीनों दिए गए होंगे और आपसे पूछेंगे कि ऑल ऑफ द अबव या इसमें कौन सा आता है, तो फिर आपने ऑल ऑफ द अबव जो है मार्क करना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करें और इस सर्कल में हमारे साथ जो फैक्टर दिए गए हैं इसको देखें, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ फिजिकल एनवायरनमेंट आती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें आपका जो एयर एंड वाटर क्वालिटी है वो आ जाती है, हाउसिंग सिस्टम आ जाती है, कम्युनिटी डिज़ाइन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सोशल एनवायरनमेंट में आपकी एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, सेहत के हवाले से लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, मतलब प्रॉपर जो क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग है वो नहीं हो रही, ठीक है, मतलब गुर्बत के बावजूद लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इससे मज़ीद मसला जो है वो बढ़ेगा, मज़ीद जो है वो गुर्बत बढ़ेगी और इस तरह से लोग जो है जहनी तौर पर क्या होंगे, मुतासिर होंगे, क्योंकि चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं होंगी, चीज़ों से वो महरूम रहेंगे, तो इसी तरह से जहनी तौर पर वो मुतासिर होंगे। डिस्क्रिमिनेशन हो गई, मतलब लोगों में फ़र्क करना, हेल्थ सर्विसेज जो है लोगों को प्रॉपर तरीके से और सबको जो है एक जैसे नहीं मिल रही। इसके अलावा क्राइम जो है माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वायलेंस तशद्दुद जो है वो माशरे में बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सोशल एनवायरनमेंट में आती है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सोशल एनवायरनमेंट, तो आपको एयर वाटर क्वालिटी दी गई होगी, आपको इनकम वेल्थ दिया गया होगा, आपको डाइट दी गई होगी और लास्ट में आपको एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर या कोई भी इसमें दिया गया होगा, तो आप लोगों ने फिर एक को मार्क करना होगा जो कि करेक्ट है। इसी तरह से लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट या लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर में आपकी डाइट आती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइटली जो है आप खाना खाएंगे, गज़ा लेंगे, तो आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे, आप अंडरवेट का शिकार नहीं होंगे, टोबैको यूज़ से आप अपने आप को बचा के रखेंगे, ठीक है, तो आपकी सेहत जो है वो सेहतमंद रहेगी, ठीक है। और अगर आप
टोबैको यूज़ करते हैं, डाइट जो है बहुत ज़्यादा मकदार में खाना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कोई नहीं है, ड्रग अल्कोहल यूज़ करते हैं और आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो इमोरल और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। इसी तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपकी जो इनकम है, ठीक है, मतलब आपकी सैलरी हो गई, ठीक है, आपकी वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अगर आपकी जॉब है, आपको जो सैलरी मिल रही है उससे आपके नीड्स पूरे हो रहे हैं, तो आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स होंगे। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार होंगे और फिर उसी तरह से आपकी जो सेहत है वो क्या होगी, बुरी तरह से मुतासिर होगी, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई आपको। फिर इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बस सिर्फ कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है आप स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर आपको वो तमाम बातें बताई जा रही है जिससे आपकी जो सेहत है वो मुतासिर होती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रवैया। आपका रवैया क्या है अपने सेहत के हवाले से? आया आप अपने सेहत के लिए सीरियस है या नहीं? आया आप अपनी सेहत को नेमत समझते हैं, गनीमत समझते हैं या नहीं? अगर आप नेमत समझेंगे, अगर आप गनीमत समझेंगे, तो ज़ाहिरी बात है फिर आप अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, आप डाइट लेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे आपकी सेहत जो है उसमें बेहतरी आती हो और उस वो जो है ख़राबी से बची रहे। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आपका माहौल आता है, एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा आलूदगी फैली हुई है, ठीक है, जो गली की नालियाँ है वो भी पानी से भरी हुई है, उसमें गंदगी है, ठीक है, घर के करीब जो है कूड़ा करकट जो है वो जमा हुआ है, ठीक है, और इसी तरह से जो हवा है उसमें भी आलूदगी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये जो है आपकी सेहत को डायरेक्टली क्या करेगी, मुतासिर करेगी। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्या करती है, सेहत पर इफ़ेक्ट करती है। सोशियो इकनॉमिक मतलब माशरती तौर पर और माशी तौर पर अगर आप कमज़ोर है तो सेहत आपकी मुतासिर होगी बुरी तरह से। हेल्थ सर्विस सिस्टम, अगर आपको हेल्थ की जो सहूलियात है वो आसानी से नहीं मिल रही, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ज़ाहिरी बात है फिर आप उन हेल्थ सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकेंगे और जब अवेल नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा, जिसकी वजह से आप मज़ीद बीमार होंगी और आपकी सेहत वक्तन फ़वक्तन ख़राब होगी। सोशो कल्चर, इसी तरह से आपका जो माशरती रस्म और रवाज है, ठीक है, अगर आप अपने माशरे के तौर तरीक़ों को फॉलो नहीं करते, उससे आप रूगर्दानी करते हैं, तो फिर लोगों की नज़र में आप जो है बुरी समझी जाएंगी, ठीक है, लोग जो है आपको बुरी मतलब बुरी बरा क्या कहते हैं, बुरी बना के देखिए क्या कहते हैं, हाँ जी, आपको बुरा कहेंगे, ठीक है, और इसी तरह से फिर आप ज़हनी तौर पर जो है क्या होंगी, डिप्रेशन का शिकार होंगी, ज़हनी तौर पर आप जो है डिप्रेस होंगी, एनजाइटी का शिकार होंगी, तो तब भी आपकी जो हेल्थ है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी। एजिंग ऑफ द सर पॉपुलेशन, बुरा भला। हाँ जी, बुरा भला, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेहत को क्या करती है, डायरेक्टली मुतासिर करती है। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन से मुराद ये है कि एक कम्युनिटी में, एक एरिया में आपके पास बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रह रहे हो। इसके अलावा पॉपुलेशन में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ओल्ड हो जाए, ठीक है, तो ओल्ड होने की वजह से फिर केयर देने के लिए प्रॉपर जो है सिस्टम मौजूद ना हो, ठीक है, प्रॉपर केयर उनको ना दी जा रही हो जो ओल्ड एज है, तो इसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो मुतासर होगी। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब आपको पता है कि आजकल कितनी एडवांसमेंट डे बाय डे जो है हर एक चीज़ जो है वो एडवांस हो रही है। तो अगर आपके हेल्थ सर्विस सिस्टम में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है उसमें एडवांसमेंट नहीं आई हो और जो एडवांस टूल है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने का तरीका लोगों को ना आता हो, स्टाफ्स को ना आता हो, तो इससे कौन मुतासर होंगे, इससे आपके जो पेशेंट है वो मुतासर होंगे, क्योंकि उनको इन
चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं आता, तो एक तो नर्स की नाअहली होती है, ठीक है, और दूसरा उस पेशेंट की बदकिस्मती होती है कि ऐसे माहौल में, मतलब ऐसे हॉस्पिटल में वो आए हुए होते हैं कि वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं वो अनट्रेन होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा आपको पता नहीं है कि पेशेंट के साथ मैंने किस तरह से बात करनी है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के हवाले से हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले से थे उनको पता होगा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पेशेंट और नर्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करने के लिए। रिलेशनशिप कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपने पेशेंट को अपने एतमाद में नहीं लेंगे तब तक वो पेशेंट जो है आपको अपने करीब आने नहीं देंगे, और जब आप उनके करीब नहीं जा सकेंगे तो फिर आप उनको किसी भी किस्म की केयर नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह से जेंडर हो गई, ठीक है, मेल फीमेल, मतलब आपको पता है कि हमारे जो माशरा है, मतलब पख्तून माशरे में ज़्यादातर जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादातर पसंद किया जाता है। मेरे कंसेप्ट में तो इस तरह नहीं है, मतलब मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे बेबी गर्ल पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर अल्लाह ने कर दी तो मेरी जो है वो बच्चियाँ ज़्यादा हो तो मुझे खुशी होगी। तो इस तरह से जो है कंसीडर किया जाता है, बेबी बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और बेबी गर्ल्स को जो है शुरू से ही उनको जो है कहा जाता है कि आप गुजारा करो और आप जो है खैर गुजारा करो, और उनको गुजारे गुजारे पर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं उनका। हाँ, कितना ज़्यादा सर। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अगर लोगों के साथ बराबरी का सलूक ना हो रहा हो, ठीक है, माशरे में जो है इंसाफ ना हो रहा हो, तो इसकी वजह से लोग जो है जहनी तौर पर बीमार होंगे, ठीक है, लोग जो है वो बदगुमान होंगे, और बदगुमानी की वजह से फिर माशरे में जो है बुराइयाँ पैदा होगी, और बुराइयाँ पैदा होने की वजह से पूरा जो सोशल सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तबाह हो जाता है। ह्यूमन राइट्स की अगर ख्याल ना रखा जा रहा हो, लोगों की हक तलफी हो रही हो, तो इससे सेहत पर बुरे असरात मुरतब होंगे, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर जो है बच्चों में पाए जाते हैं, जो कि उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से मिले हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके हेल्थ को क्या कर सकती है, मुतासिर करती है, ठीक है। समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे वेल बींग की। वेल बींग किसे कहते हैं, देखिए डिजीज, हेल्थ और वेल बींग में फ़र्क है, ठीक है। वेल बींग से मुराद ये है कि ये हमारी वो कंडीशन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात जब लोग दोपहर के टाइम सो जाते हैं और फिर शाम के टाइम उठते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रेश जो है वो महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तो इस फीलिंग को क्या कहते हैं, जिसमें वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, तो इस फीलिंग को वेलबींग कहते हैं, ठीक है, वेलबींग कहते हैं। वेलबींग इज़ अ सब्जेक्टिव परसेप्शन। सब्जेक्टिव परसेप्शन से मुराद ये है कि इसके बारे में सिर्फ उसी बंदे को पता होता है जिस पर गुजर रही होती है, जिस पर बीत रही होती है, और ऑब्जेक्टिव परसेप्शन से मुराद ये है कि आप अपने पेशेंट को दूर से देखें, और दूर से ही आपको अपने पेशेंट के बारे में पता चले कि हमारे पेशेंट की जो कंडीशन है वो अब इस टाइम कैसी है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव परसेप्शन कहेंगे। और जो कि सिर्फ पेशेंट को पता हो, ठीक है, और पेशेंट आपको बताते खुद बताए, तो इसको हम सब्जेक्टिव परसेप्शन कहेंगे, ठीक है। सो वेलबींग इज अ सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ vitality and feeling well, can be described objectively, experienced and measured, and can be plotted on a continuum. It is a component of health, ठीक है। वेलबींग जो है, सबसे पहली बात यह है कि ये असल में हेल्थ की एक कंपोनेंट है, हेल्थ की एक पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात यह है कि एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि वेलबींग या वेलनेस जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है या सब्जेक्टिव, तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव मेंशन करना है। ये हमारे साथ एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें
जिन पर बीत रही होती है, तो वो ही अपनी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, अपने कंडीशन के बारे में आपको ठीक बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद ये कि इसको जो है आप ऑब्जेक्टिवली भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के ज़रिए भी, या उस इसको जो है आप मैयर भी कर सकते हैं एक ग्राफ के ज़रिए, एक प्लॉट के ज़रिए, जिसको आगे मैं आप स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेल बीइंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, मजीद आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। Well-being of an individual or group of individuals have several components and has been expressed in various ways, such as standard of living or level of living and quality of living। ठीक है, वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक बंदे के लिए वेल-बीइंग या वेलनेस जो है वो अलग होती है, या मुख्तलिफ ग्रुप में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए वेलनेस जो है वो एक उसकी अपनी एक मायने होती है। ठीक है, और उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है अपनी जो वेलनेस है उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ज़रिए क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। मतलब अगर वो स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी लाइफ जिसमें उनको हर तरह की जो आसाइश है वो उनको जो है मुहैया है, हर तरह की सहूलत उनको मुहैया है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो इस तरह की जो लाइफ है, ठीक है, इसको हाँ क्या कंसिडर करेंगे, वेल कंसिडर करेंगे, और इस तरह की लाइफ स्टाइल में वो अपने आप को वेल महसूस करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ लिविंग, तो रहने का जो लेवल है वो भी हमारे साथ मुख्तलिफ होता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये भी हमारे साथ मुख्तलिफ लोगों की जो लाइफ क्वालिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो इस बेस पर लोग अपनी जो वेलनेस है इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं।